तो दोस्तों आज हो गया 23 मार्च 2023 यूपी में देश में की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उसमें चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोलिजियम ने बुधवार को केंद्र को न्यायाधीशों की लंबित नियुक्तियों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अदालत की ओर से कहा गया है कि जजों के नाम रोके जाने से कैंडिडेट्स की सीनियरिटी प्रभावित होती है। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने कहा है कि दोहराए गए नामों को रोकने या उनकी अनदेखी करने से जजों की सीनियरिटी पर असर पड़ता है। कोर्ट ने केंद्र को लंबित नियुक्तियों को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर कार्रवाई का निर्देश दिया है। देश में पिछले 2 सप्ताह में इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और कहा कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को जीनोम अनुक्रमण बढ़ाने और लोगों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाए जाने पर जोर दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के 1134 नए मामले दर्ज किए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बुधवार को देश में फेक न्यूज़ के खतरे को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ समुदायों के बीच में नफरत पैदा कर सकती है और लोकतंत्र को नष्ट करने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरें समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ में लोकतंत्र को परेशान करने की भी क्षमता होती है। साथ ही सीजेआई ने कहा है कि यदि किसी देश को लोकतांत्रिक रहना है तो प्रेस को स्वतंत्र रहना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने ईवीएम पर चर्चा के लिए गुरुवार को बड़ी बैठक बुलाई है। उन्होंने राज्यसभा में विपक्षी दलों के फ्लोर नेताओं को इस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है। बैठक आज शाम 6 बजे पवार के घर पर होनी है। इसे लेकर सभी विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा गया है। एनसीपी चीफ ने कहा है कि वो उन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बैठक में बुला रहे हैं जिन्हें ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर संदेह है। ईडी मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। ईडी ने अदालत में कहा है कि उनकी पूछताछ फिलहाल के लिए पूरी हो गई है, इसलिए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। यदि आगे पूछताछ की जरूरत होगी तो वो दोबारा मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लेने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से आग्रह किया है कि उन्हें न्यायिक हिरासत के दौरान कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकें ले जाने की अनुमति दी जाए। इमारत शरिया हिंद द्वारा घोषणा की गई है कि रमज़ान का पहला दिन शुक्रवार 24 मार्च 2023 से शुरू होगा। भारत में बुधवार शाम को रमज़ान का चांद नहीं देखा गया, इसलिए रमज़ान का पाक महीना आधिकारिक तौर पर शुक्रवार यानी जुमा के दिन से शुरू होगा। आपको बता दें कि जुमे से रमज़ान मुक़द्दस का महीना शुरू हो रहा है। रमज़ान को लेकर बाजारों में रौनक बढ़नी शुरू हो गई है। बुधवार को लोगों ने रमज़ान को लेकर खरीदारी की, घरों और मस्जिदों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि बेरोजगारों और युवाओं को नौकरी देने का वादा हर हाल में निभाएंगे। राज्य सरकार इसके लिए व्यापक कार्य योजना बना रही है। नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही बड़ी संख्या में नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए कांग्रेस विपक्षी एकता पर जोर दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी से कांग्रेस की तकरार बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी बता डाला। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस और टीएमसी लगातार एक दूसरे के आमने सामने हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो यहां तक कह डाला है कि ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से डील कर ली है। देश भर में करीब 2 लाख दलितों पर बीते 4 सालों में हमले हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से संसद में मंगलवार को ये जानकारी दी गई है। सरकार ने बताया कि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक दलितों पर हमले और अत्याचारों के 4 सालों में 1,89,945 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि बसपा के नेता गिरीश चंद्र के सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी ने ये जानकारी दी है। चुनाव आयोग शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय दर्जे की समीक्षा करने जा रहा है। इस सिलसिले में मंगलवार को चुनाव आयोग एनसीपी के प्रतिनिधित्व पर सुनवाई करेगा, जिसमें उसके फैसले की समीक्षा की मांग की गई है। कहा जा रहा है कि एनसीपी अब राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे की शर्तों को पूरा नहीं करती है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी पर 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही राष्ट्रीय दर्जा खोने की तलवार लटकी है। पत्नी बीमार है और विदेश में बेटा कोर्ट में मनीष सिसोदिया की दलील 24 मार्च को जमानत पर फिर होगी सुनवाई। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को
जमानत का अनुरोध करते हुए दिल्ली की एक अदालत से कहा है कि उनकी पत्नी बीमार है और उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। उनके वकील ने कहा है कि उनका बेटा विदेश में पढ़ता है और इसलिए उसकी देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है। प्रयागराज में सनसनीखेज उमेश पाल हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस को मंगलवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अतीक अहमद के धूमरगंज स्थित मकान में बने दफ्तर में मंगलवार को पुलिस ने बड़ी संख्या में असलहे और कैश बरामद किए हैं। ये असलहे और कैश दीवारों के साथ ही फर्श के नीचे दबा कर रखे गए थे। बिहार विधानसभा में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। सूबे की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए पीएमसीएच की तर्ज पर अब डीएमसीएच विकसित किए जाएंगे। सुपौल, मुंगेर और गोपालगंज में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्तियां होंगी। सदन में बोलते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब बिहार के जिलों में ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, जिससे अब उन्हें पटना नहीं आना पड़ेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्णिया में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत में भाजपा को मजबूत करने के लिए इतिहास नीतीश कुमार को याद रखेगा। जब गुजरात जल रहा था तब वो रेल मंत्री थे। अगर उन्हें लगता है कि मजलिस मुसलमानों की पार्टी है तो उन्हें याद रखना चाहिए कि वो कुर्मी और कुशवाहा से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ईडी ने सोमवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केसीआर की बेटी के कविता से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने 21 मार्च को भी अगले दौर की पूछताछ के लिए के कविता को तलब किया है। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और विधान परिषद की सदस्य के कविता से इस मामले में सबसे पहले 11 मार्च को पूछताछ की गई थी। इसके बाद ईडी ने उनको 16 मार्च को दोबारा तलब किया था, लेकिन वो केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई थी। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ राहत की मांग वाली अपनी याचिका का हवाला दिया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमागहमी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को बेलगावी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की घोषणा की, जिसके तहत मासिक भत्ता देने का प्रावधान है। राहुल गांधी ने सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ग्रेजुएट्स बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपये देगी और डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल तक हर महीने 1,500 रुपये देगी। पार्टी की सत्ता में आने के बाद युवा निधि योजना तुरंत लागू की जाएगी। धार्मिक चिन्ह है बीजेपी का सिंबल कमल, पार्टी पर लगना चाहिए बैन, मुस्लिम लीग की सुप्रीम कोर्ट से गुहार। जी आपको बता दें कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट से धार्मिक नाम और चुनाव चिन्ह वाले राजनीतिक दलों पर बैन लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके भाजपा को इस मामले में प्रतिवादी बनाने की मांग की गई है। इसे लेकर बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के रिलीजियस सिंबल का हवाला दिया गया है। आपको बता दें कि जस्टिस एम.आर. शाह और सी.टी. रवि कुमार की बेंच के समक्ष मुस्लिम लीग की ओर से सीनियर वकील दुष्यंत दवे सोमवार को पेश हुए। उन्होंने अदालत के समक्ष इसे लेकर कई दलीलें पेश की।